अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में आज अहम तरीन गवाह ने बयान रिकॉर्ड करा दिया है। अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू से मुलाकात करने वाले अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और बाद में सेक्रेटरी खारजा बनने वाले असद मजीद खान ने खुसूसी अदालत में आज अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, जिसमें एक बार फिर कहा है कि साइफर टेलीग्राम में साजिश और धमकी का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए धचका था। इससे पहले साइफर केस के अहम गवाह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं, जिसके बाद आज असद मजीद खान का बयान रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज़ की समात के दौरान भी साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की FIA के प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी से तल्ख कलामी हुई थी और दोनों के दरमियान आज भी शदीद तल्ख कलामी हुई है। आज अडियाला जेल में जज अब्बुल हसन जुल्करनैन की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत शुरू हुई और अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद खान गवाह के तौर पर बयान रिकॉर्ड कराने आए तो शाह महमूद कुरैशी भी रोस्ट्रम पर आ गए और जज अब्बुल हसन जुल्करनैन को मुखातिब करके कहा कि जज साहिब, आपकी गारंटी पर मेरे साथ हाथ हुआ है। तस्दीक ना होने पर N150 और 151 और PP 218 से मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। मैंने कागजात नामजदगी की तस्दीक का कहा। आपने कहा कि मेरा हुक्मनामा साथ लगा दो। आपके हुक्मनामे के बावजूद मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इस पर जज अब्बुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि शाह साहब, हमने कानूनी तरीक़ाकार पूरा कर दिया था। कागजात नामजदगी तो RO ने मुस्तरद किए हैं। इसके बाद FIA के प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि कार्रवाई आगे चलने दें, गवाह का बयान रिकॉर्ड होने दें। प्रोसिक्यूटर के बोलने पर शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए और कहा कि मैं अपने बुनियादी हुकूक की बात कर रहा हूं, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने रिजवान अब्बासी से कहा कि तुम ऊपर से आए हो, कौन हो तुम, तुम्हारी क्या औकात है। रिजवान अब्बासी ने शाह महमूद कुरैशी को जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारी क्या औकात है। इस दौरान जज अब्बुल हसन जुल्करनैन शाह महमूद कुरैशी को पुरसुकून रहने की तलकीन करते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी, जिस पर जज अब्बुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि यह आपका हक है, हम इस दरख्वास्त को देख लेते हैं, आपके जो हुकूक हैं वो आपको मिलेंगे। इसके बाद साइफर केस के गवाह साबिक सफ़ीर असद मजीद का अदालत के रूबरू बयान शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 7 मार्च 2022 को असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू से पाकिस्तानी मिशन की मुलाकात हुई। पाकिस्तानी मिशन की डोनाल्ड लू से मुलाकात वर्किंग लंच पर हुई थी। पाकिस्तानी मिशन में मेरे साथ डिप्टी हेड ऑफ मिशन और मिलिट्री अताशी मौजूद थे। दोनों फरीकैन को मालूम था कि मुलाकात के मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को पाकिस्तानी वजारत खारजा को भेजा। साइफर टेलीग्राम में साजिश और धमकी का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। साइफर को साजिश करार देने से पाक अमरीका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा है। इस दौरान असद मजीद खान के बयान के बीच में इमरान खान बोल पड़े और कहा कि असद मजीद जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। साइफर में साजिश या थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन डोनाल्ड लू ने जब कहा कि वज़ीर आज़म को हटाओ, अदम एतमाद आ गई, तो साजिश कैसे नहीं हुई। इमरान खान की मुदाखलत के बाद असद मजीद खान ने बयान मुकम्मल करते हुए कहा कि 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें मुझे भी बुलाया गया। NSC में मुत्तफ़िका तौर पर साइफर टेलीग्राम के डीमार्च का फैसला किया गया। इसके साथ ही असद मजीद खान का बयान मुकम्मल हो गया, जबकि इससे पहले 28 अगस्त 2023 को साबिक सफ़ीर असद मजीद ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 161 के तहत FIA को भी बयान रिकॉर्ड कराया था, जिसमें इन नकात के अलावा ये भी कहा था कि 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी सिर्फ डिमार्च का फैसला हुआ और कोई साजिश नहीं पाई गई थी। फिर 22 अप्रैल 2022 के इजलास में मामले का तफसील से जायज़ा लिया गया और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान की राय आने के बाद भी यही तय किया गया कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करने के लिए कोई बैरूनी साजिश नहीं की गई है। मैं वजारत खारजा के प्रोफेशनल अफसर के तौर पर समझता हूँ कि साइफर के मामले ने हमारे कम्युनिकेशन के निज़ाम, हमारे सिफारतकारों और हमारी सिफारतकारी की साख को नुकसान पहुँचाया है, जिसके मुस्तकबिल में हमारी सिफारती पैगाम रसानी पर मनफी असरात होंगे। साइफर केस में साबिक सफ़ीर असद मजीद खान, एडिशनल सेक्रेटरी अमरीका डेस्क फैसल तिरमिज़ी और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी समेत प्रोसिक्यूशन के 6 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए, जिसके साथ ही प्रोसिक्यूशन के तमाम गवाहों के बयानात मुकम्मल हो गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर इस केस में 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज 6 बयानात रिकॉर्ड करने के बाद अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब गवाहों पर जिरा भी होगी। आज की समाअत में क्या माहौल रहा, नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार वहाँ मौजूद थे, उनसे बात करते। शबीर डार, बहुत शुक्रिया। आज एक दफ़ा फिर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से तल्ख कलामी हुई। इमरान खान भी आज बोले हैं, क्या मुतमईन नज़र आ रहे थे इमरान खान या फिर मुतमईन नहीं थे, जिसकी वजह से असद मजीद खान के बयान के दरमियान वो बोले?
शाहजेब साइफर केस में आज जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं उनको उनके जो बयानात कलमबंद होने थे वो अमल मुकम्मल हो चुका है और कल से जो गवाहान हैं उनके बयानात पर जो बानी पीटीआई और शाहमूद कुरैशी के वकला है वो कल से जरा शुरू करेंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत से कबल जो शाहमूद कुरैशी है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन से शिकायत की कि आपकी गारंटी के बावजूद मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और मेरा हक मारा गया, मेरे साथ हाथ हुआ है। आपने कहा था कि आप अपने कागजात नामजद के साथ मेरा हुक्मनामा लगाएं, लेकिन आरओ ने एतराज़ किया है कि इस पर जेल इंतज़ामिया की अटेस्टेड कापीज़ नहीं है और मुझे जो है इलेक्शन लड़ने से महरूम किया गया। मुल्तान के तीनों हलकों से मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जिस पर जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने कहा कि हमने तो अपनी कानूनी जो कार्रवाई थी वो मुकम्मल की थी, अब अगर आरओ ने एतराज़ उठाया तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इस दौरान जो एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी उन्होंने जज साहब से कहा कि चूँकि आज समाअत है और गवाहान के बयान रिकॉर्ड होने हैं, एक गवाह रोस्टम पर है और आप केस की कार्रवाई आगे बढ़ाए, जिस पर शाहमूद कुरैशी बहुत ज़्यादा मुश्तिल हुए और उन्होंने रिजवान अब्बासी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप कौन हो, आपकी औकात क्या है और आप क्या ऊपर से आए हो, जिस पर रिजवान अब्बासी ने उनको जवाब दिया कि आपकी औकात क्या है, आप जब तक शोर करते रहेंगे, जितना शोर करते रहेंगे हम अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करते रहेंगे। उसके बाद इमरान खान भी रोस्टम पर आए, उन्होंने भी जज साहब से शिकायत लगाई कि गुज़श्ता रोज़ जो जेल इंतज़ामिया से इमरान खान की तल कलामी हुई थी उस पर उन्होंने जज साहब से कहा कि मुझे कल बात नहीं करने दी गई, मैं चूँकि सियासी बात करता हूँ, समाअत के बाद मेरी बात बाहर नहीं जा सकती, मुझे जेल इंतज़ामिया ने रोका, जिस पर जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने कहा कि मैं इस मामले को देखता हूँ। शाहमूद कुरैशी ने भी एक दरख्वास्त जमा की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़, उस पर भी जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने कहा कि आपका हक है, आप दरख्वास्त दे दें, मैं इस मामले को देखता हूँ। उसके बाद चूँकि आज 6 गवाहान पेश किए गए थे प्रोसिक्यूशन की जानिब से, जिसमें साइफर केस में जो अहम गवाह है साबिक सफ़ीर असद मजीद, उन्होंने जब अपना बयान शुरू किया तो दिलचस्प बात यह कि इमरान खान वहाँ पर खड़े थे असद मजीद के साथ। जब असद मजीद ने शुरू किया अपना बयान कि मेरी जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड लू से पाकिस्तान हाउस में अमेरिका में, तो उस मीटिंग में मिलिट्री अताशी और डिप्टी हेड ऑफ मिशन मौजूद थे। उस मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई वो दोनों अफ्रीकैन को पता था कि इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं और ये दोनों ममालिक को भेजे जाएंगे। ये जब बात कर रहे थे असद मजीद तो इमरान खान ने बीच में बोला कि असद मजीद बहुत अच्छा आदमी है, मैं इसको जानता हूँ, ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और मुझे इस पर मुकम्मल एतमाद है। उसके बाद जब असद मजीद अपना बयान उन्होंने जारी रखा, आखिर पर जब जो 2-3 जुमले उन्होंने कहे कि साइफर में धमकी और साजिश का कोई जिक्र नहीं था और इसको साजिश करार देकर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को शदीद दचका पहुंचाया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 25 मार्च को, उसमें मुझे भी बुलाया गया था। वहाँ पर मुतफ़िका फ़ैसला हो चुका था कि इस जो है साइफर का डिमार्श किया जाएगा। ये जब बातें आखिर पे उन्होंने की तो उस पर इमरान खान ने कहा कि ये किस तरह साजिश नहीं हुई। डोनाल्ड लू ने तो प्राइम मिनिस्टर को हटाने की बात की और उसके बाद 3 हफ्ते बाद अदम एतमाद आया, तो किस तरह साजिश नहीं। यानी उन्होंने जो पहले बयान शुरू किया असद मजीद ने उस पर तो मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, लेकिन जब वो बयान आगे चला उसके बाद उन्होंने उस पर एतराज़ात उठाए। और फिर उसके बाद क्या इत्मीनान था जब ये सारे बयानात हो गए, या जैसे जैसे बयानात हो रहे थे कोई परेशानी नज़र आ रही थी, इत्मीनान नज़र आ रहा था इमरान खान पर? नहीं, गुज़श्ता रोज़ भी जब शाहमूद कुरैशी जब साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने बयान रिकॉर्ड कराया था तो हमें ये लग रहा था कि शाहमूद कुरैशी ये तासुर देने की कोशिश करें कि जो सुहेल महमूद बयान दे रहे हैं हम उससे मुतमईन हैं। लेकिन आज जब वो हमारे पास गुफ्तगू के लिए आए तो मैंने उनसे पूछा कि कल साबिक सेक्रेटरी खारजा ने जो बयान दिया क्या आप उससे मुतमईन हैं, क्योंकि कल तो आपकी गुफ्तगू से लग रहा था कि आप मुतमईन हैं और आपने ये भी कहा कि
हम इन पर एतमाद करते हैं, ये ईमानदार आदमी हैं। उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस बयान से कितने फ़ीसद मुतमईन हूँ कितने नहीं, ये जब जरा शुरू होगी तो उसके दौरान मैं बताऊँगा। मैंने कहा मुतमईन है कि नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, अभी इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूँगा। इसी तरह जब इमरान खान ने हमारे साथ गुफ्तगू की तो इमरान खान ने कहा कि जो साबिक सफ़ीर है असद मजीद, उसकी सिफारिश पर डिमाश किया गया और ये जो साइफर टेलीग्राम था ये असल में जनरल बाजवा के लिए था, और जो बाई चांस जो शामत कुरैशी है उस वक़्त वज़ीर ख़ारजा थे, उनको ये पता चला तो उसके बाद ये आउट हो गया साइफर। इस पर मैंने उनसे कहा कि अगर सफ़ीर शामूद कुरैशी भी उनके साथ खड़े थे, मैंने कहा शाह साहब आप 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, तो डिमाश करना तो जो माहिरीन के मुताबिक वो तो एक मामूल की कार्रवाई, ये तो जो खारजा उमूर में एक आम बात समझी जाती है। तो उस पर भी शामूद कुरैशी ने कहा कि नहीं, ये बातें जब जरा शुरू होगी तो उसमें आएंगी, लेकिन सफ़ीर की सिफारिश पर ही डिमाश किया गया, जिससे ये बात, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो बात हुई वहाँ पर ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि जो साइफर आया था उसमें जो है पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात है ये उसको मुदाखलत तस्वर किया गया। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार, तफसीलात बता रहे थे। अब आम बात यह है कि इमरान खान बार बार ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि शामीमुद कुरैशी से भी ये बात छुपाई गई थी। हालांकि शामीमुद कुरैशी बारहा ये कह चुके हैं जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे कि उनके पास ही साइफर आया था और उन्होंने मुतल्लिका इदारों को भी पहुँचाया था और इमरान खान को भी पहुँचाया था। देखिए, मैंने वज़ीर आज़म को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम केस की समाअत हुई है, जहां चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने हालिया सालों में सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले एक सिस्टम की निशानदेही करते हुए इस हवाले से सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं और अंदरूनी इंक्वायरी कराने का इंदिया भी दे दिया है और ऐसे मामलात उठाए हैं जो इमरान खान के साइफर की बुनियाद पर साजिशी बयानी है और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तरफ से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से जाकर मिलते हैं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तकरीरी के हवाले से बैरूनी अनासिर का जिक्र करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब ख़त्म होगा। कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और, ये सिलसिला अब ख़त्म होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में केसेस के तकर्रुर में हेर फेर होती रही तो पुराने मामलात भी दुरुस्त करेंगे। आज ये अहम सवाल उठाने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस कर दिया है और 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही कहा है कि बताएं कि कासिम सूरी का केस 3 साल तक मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, इतने अरसे तक स्टे ऑर्डर क्यों बरकरार रखा गया। आज की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो ऑब्जर्वेशंस और हिदायत दी हैं वो कुछ अरसा पहले के मुल्की सियासी मंजरनामे और अदालती माहौल के हवाले से बहुत अहम है, क्योंकि इससे हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं कि हालिया सालों में सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा था और कैसे अदालती मामला चलाए जा रहे थे और किस अंदाज में बेंचेस की तश्कील होती थी और कैसे केसेस मुकर्रर किए जाते थे। इस हवाले से आज जस्टिस काजी फायद ईसा ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के केस की समाअत करते हुए खुलकर बात की है। कासिम सूरी का केस 2018 के इलेक्शन में उनकी कामयाबी से मुताल्लिक है। 2018 के इंतखाबात में कासिम सूरी तहरीक इंसाफ के टिकट पर NA-265 कोयटा से कामयाब हुए थे, मगर उनकी कामयाबी को उनके मुखालिफ उम्मीदवार लश्करी रईसानी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया था, जिस पर समाअत के दौरान इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अहकामात पर नादरा ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके मुताबिक हल्का NA-265 के 52,000 वोटों की तस्दीक नहीं हो सकी थी। इस बुनियाद पर 27 सितंबर 2019 को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कासिम सूरी की कामयाबी को कलअदम करार देते हुए हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कासिम सूरी को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को कासिम सूरी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जहां कुछ दिन बाद यानी 7 अक्टूबर 2019 को इब्तिदाई समाअत के दौरान उस वक्त के जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को मुअत्तल कर दिया और कासिम सूरी के हक में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। साथ ही इलेक्शन कमीशन को हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से भी रोक दिया और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, मगर फिर हैरानकुन तौर पर यह केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ और इस पूरे अरसे के दौरान कासिम सूरी ना सिर्फ रुकने कौमी असम्बली रहे बल्कि डिप्टी स्पीकर की हैसियत से भी काम करते रहे, मराहत हासिल करते रहे और इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी रूलिंग भी दे दी जिसने मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया, जिसे बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कासिम सूरी ने यह रूलिंग अप्रैल 2022 में दी थी, जिसके तहत उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को अमरीकी साजिश के इल्ज़ाम पर मुस्तरद कर दिया था और यूं
मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया था। कासिम सूरी का ये इकदाम इतना संगीन था कि उन्हीं जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इसे गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया, जिन्होंने कासिम सूरी को इलेक्शन में फतह से मुताल्लिक न सिर्फ स्टे ऑर्डर दिया हुआ था बल्कि 3 साल से इस स्टे ऑर्डर पर समाअत भी मुकर्रर नहीं कर रहे थे। और आज सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से जायद अरसे बाद कासिम सूरी के केस की दोबारा समाअत हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने मौका अख्तियार किया कि मेरी नज़र में तो कासिम सूरी की नाअहली और उनके हल्के में दोबारा इंतखाबात का मामला गैर मौसर हो चुका है। तो लश्करी रईसानी के वकील ने कहा कि कासिम सूरी गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर बराजमान रहे। कासिम सूरी ने स्टे ऑर्डर पर ओहदा इंजॉय किया, उनसे मरात और फवाइद वापस होने चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी से सवाल किया कि क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? अगर आप इत्तफाक करते हैं तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। नईम बुखारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला मुअत्तल कर दिया था। मेरे मौकिल ने 2022 में कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा दे दिया था। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ऐसे कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मुअत्तल कर दिया? आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा तो ही दिया गया था। कासिम सूरी तो 27 सितंबर 2019 से मुंतखब रुकने असेंबली थे ही नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तस्हीह करना जानते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। कासिम सूरी ने इस्तीफा कब दिया था? तो नईम बुखारी ने जवाब दिया कि कासिम सूरी ने 16 अप्रैल 2022 को इस्तीफा दे दिया था। चीफ जस्टिस ने पूछा कि जब असेंबली तोड़ दी गई थी तो तब भी कासिम सूरी स्टे पर थे ना? गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी गई थी। कासिम सूरी के लिए 5 रुकनी बेंच के फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ की गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की है उसको नताइज का सामना करना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने मजीद रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब खत्म होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में केसेस के तकर्रुर में हेर फेर होती रही तो पुराने मामलात भी दुरुस्त करेंगे। अब मजीद सुप्रीम कोर्ट की साजबाज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की तबाही मेरी, आपकी और आवाम की तबाही है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मेरा इदारा नहीं है। इस मौके पर नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एतराफ़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही है। कासिम सूरी भी गलती तस्लीम करें। सिस्टम से खफा हूँ, आपसे नहीं, और एतराफ़ कर रहा हूँ कि हेरा फेरी होती है। आप भी एतराफ़ करें कि हेरा फेरी करते रहे हैं। कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। इस दौरान नईम बुखारी ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने कुछ किया ही नहीं तो एतराफ़ क्यों करूं? तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी। कासिम सूरी का इकदाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। कासिम सूरी पर क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। कासिम सूरी का मुकदमा दीगर केसेस के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। कौन सा मुकदमा लगना है, कौन सा नहीं लगना, सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने वाला काम अब खत्म कर रहे हैं। मालूम है कि मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं। 1982 से वकील हूँ। इस मौके पर नईम बुखारी ने कहा कि मैं 1972 से हाई कोर्ट का वकील हूँ, कभी कोई मुकदमा फिक्स नहीं कराया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों नहीं हुआ, इस पर अपनी अंदरूनी इंक्वायरी भी करेंगे। कासिम सूरी को तलब करके आईनी खिलाफ वर्जी का पूछेंगे। इसके बाद अदालत ने कासिम सूरी, लश्करी रईसानी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया है। साथ ही कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रहने पर अदालत ने रजिस्ट्रार से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है और मज़ीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी है। क्या ये सारा का सारा मामला है? हमारे साथ मतीउल्लाह जान मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। मतीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। क्या मामला है कि स्टे भी हो गया, फिर एक साथ कर दिया मामला, आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा कह रहे हैं कोई हेर फेर होती है, क्या मामला था ये? शाज़ेब, दरअसल ये बहुत ही एक गहरी और घिनौनी किस्म का, मैं कहूँगा, गठ जोड़ सामने आया है उस वक्त के जस्टिस उमर अता बंदियाल और PTI के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के हवाले से। तकरीबन 4 साल हो गए इस मुकदमे को आज तक नहीं सुना गया था और जब तक कासिम सूरी ने इस्तीफ़ा नहीं दे दिया उस वक्त तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी उनकी इस नाअहली को स्टे ऑर्डर के ज़रिए मुअत्तल रखा और जिसकी वजह से कासिम सूरी को ये मौका मिला कि वो गैर आइनी इक़दाम उठाते, अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करते। और शाज़ेब, जब ये कासिम सूरी ने वो गैर आइनी इक़दाम उठा दिया और उसके बाद एक हंगामा बरपा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हंगामी समाअत के बाद उनके इस इक़दाम को कलअदम किया और हुकूमत बहाल हुई, कौमी असम्बली बहाल हुई। उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल को ये एहसास हुआ कि शायद उन्होंने जो इतना अरसा
स्टे ऑर्डर पे कासिम सूरी को मोहलत दी थी, तो इससे अब सारे दुनिया को मालूम हो जाएगा कि अगर अब कासिम सूरी के ख़िलाफ़ कोई भी केस लगता है या वो केस अपने सामने लगाते हैं, तो मजबूरन चूँकि कासिम सूरी भी इस्तीफ़ा दे के जा चुके थे, तो उमर अता बंदयाल ने वो केस एक दफ़ा लगाया और उसमें ऑर्डर ये किया रजिस्ट्रार को कि ये अर्ली हेयरिंग के लिए इसको दोबारा फिक्स किया जाए। और फिर दोबारा ख़ुद चीफ जस्टिस बनने के बावजूद, रहने के बावजूद, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो केस दोबारा अपने सामने नहीं लगाया, क्योंकि तकनीकी एतबार से जस्टिस उमर अता बंदयाल को वो केस गैर मुअस्सर करार दे के वो अपील वापस करनी मजबूरी बन जाती उनकी तकनीकी एतबार से। तो उन्होंने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं, खुद ही इस केस को सुनते हैं, तो सवाल उठेंगे कि जब तक कासिम सूरी ने वो गैर आइनी इक़दाम नहीं किया था, तो आपने क्यों उसको स्टे जो है 3 साल तक बरकरार रखा, और अब जबकि वो रिज़ाइन कर चुके हैं तो आप उनकी अपील को गैर मुअस्सर करार दे रहे हैं। तो जैसे उमर अता बंदयाल ने ये हुक्म करने के बावजूद कि इस केस को दोबारा फौरी तौर पे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और ये 2022 अप्रैल में उन्होंने हुक्म दिया, उन्होंने दोबारा वो केस अपने सामने दोबारा नहीं लगाया, और जारी बात है कोई और जज ये सुन भी नहीं सकता था। तो मेरे ख्याल में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जानते बूझते हुए एक गैर मामूली तौर पे 4 साल तक तकनीकी एतबार से ये स्टे बरकरार रहा है। और आज जब एडवोकेट नईम बुखारी आए हैं, तो उन्होंने जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से ये कहा कि अब ये अपील गैर मौसर हो गया है, क्योंकि कासिम सूरी जो हैं वो अब MNA नहीं रहे, डिप्टी स्पीकर नहीं रहे, तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि अगर ये गैर मौसर हो गई है तो इसका मतलब है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फ़ैसला बहाल हो गया है, कासिम सूरी की नाअहली बहाल हो गई है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो कासिम सूरी ने गैर आइनी इक़दाम किए थे, अदम एतमाद की तारीख को मुस्तरद करके मुल्क को एक बहरान में धकेला था, वो फिर बड़ा संगीन एक काम हुआ था। और एक जस्टिस मज़हर आलम याखेल साहब का हवाला दिया चीफ जस्टिस ने कि एक मुअज़्ज़िज़ जज ने तो यहाँ तक कहा था कि ये आइन से संगीन गद्दारी यानी आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है, जिसका फैसला पार्लियामेंट को करना होगा ताकि ऐसे आइंदा गैर आइनी इक़दाम का रास्ता रोका जा सके। तो जस्टिस बंदयाल जो हैं इस पूरे केस में वो बहुत ही एक्सपोज हुए हैं मैं समझता हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने गैर मामूली तौर पे कासिम सूरी को स्टे ऑर्डर के ऊपर उनकी रुकनीत बहाल रखी, इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। और अगर देखा जाए तो अभी जो वफाक ने एक अपील दायर की है शहर बानो केस में कि रिटायर्ड जजों के खिलाफ जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती, उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो उसके खिलाफ जो अपील दायर की है, अगर रिटायर्ड जजों के खिलाफ अपील जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से हुकूमत की ये मौजूदा अपील मंजूर हो जाती है, तो फिर यकीनी तौर पे चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ भी ये एक संगीन मिसकंडक्ट का केस भी बन सकता है कासिम सूरी के हवाले से। वैसे मगर ये जो तासुर था ज़रा इदारों की मुदाखलत और दीगर मामलात की मुदाखलत, केस फिक्सिंग, बेंच फिक्सिंग, ये चीफ जस्टिस पर मुनासिर है। चीफ जस्टिस बदल गया तो तरजीहात बदल जाती हैं। अब मगर चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जी ये जो होती है हेर फेर, इसके हवाले से वो नोटिस भी ले रहे हैं, खुद रिपोर्ट तलब कर रहे हैं रजिस्ट्रार से। अब तो वो खुद चीफ जस्टिस हैं, मामलात और बेहतरी के लिए अब तो 3 रुकनी कमेटी फैसला करती है नए कानून के तहत। उसके बावजूद क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि इसको हम ख़त्म करेंगे और ये मुदाखलत ख़त्म करेंगे? क्या ऐसी चीज़ है? देखिए ऐसी चीज़ यही है, आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में उनके चैम्बर में मुलाकातें भी करते थे। और आपको याद होगा कि एक केस तो उन्होंने एक केस के लगवाने के हवाले से मुलाकात की और चंद दिनों बाद वो केस लग भी गया था। तो इस सारी मुदाखलत और वकला की जो इस तरह की गैर रस्मी मुलाकातें हैं चीफ जस्टिस से केस के हवाले से चैम्बर में, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट अपने कवायद में अब कुछ तब्दीली ज़रूर लाएगी। और जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने कवायद में तब्दीली नहीं लाएगी तो ये फिर जो चीफ जस्टिस होगा ये उसकी सवाबदीद पे रहेगा कि वो कैसे ये मामला कमेटी के सामने भी रखता है और कैसे ये केसेस जो हैं फिक्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में अब 3 जजों की कमेटी बनने के बाद ये मुदाखलत तो काफ़ी हद तक कम हो जानी चाहिए। मगर इसके बावजूद भी जो रजिस्ट्रार हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का अमला है वो भी काफ़ी असर रसूख रखता है, और उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट को अपनी कोई SOPs भी बनानी होगी, कवायद भी बनाने होंगे, और जो कवायद हैं मौजूदा उनमें कुछ तरमीम भी करनी होगी। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें कम अज़ कम जब तक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा रहेंगे और ये मौजूदा कमेटी उनकी सरबराही में काम करती रहेगी, अब इस तरह की मुदाखलत नहीं हो सकेगी। मगर एक चीज़ ज़रूर सामने आएगी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने किस तरीके से मैनिपुलेट किया और किस तरीके से कासिम सूरी ने भी मैनिपुलेट किया इस सारे अमल को, और 3 साल तक वो स्टे ऑर्डर के ऊपर कौमी असम्बली में रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये केस अपनी रिटायरमेंट से पहले क्यों नहीं लगाया, बावजूद इसके कि उन्होंने एक मौके पर हुक्म भी दिया था कि इसकी जल्द समाअत की जाए। और
और उसका जवाब अब जाहिर है कि अगर वो लगा लेते तो फिर ये केस गैर मौसर करार देना पड़ता उनको, जिससे बहुत सारे सवालात उठते और वो भी एम्बेरस हो रहे थे। उनको पता था कि उन्होंने जो फेवर दिया है कासिम सूरी को और PTI को, वो मंजर आम पे फिर भरपूर अंदाज से आएगा और उनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे जो बाद में उठेंगे। बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ने कासिम सूरी के केस की समाअत के दौरान जहां कई अहम सवालात उठाए हैं, तो वहीं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले का हवाला दिया है और कासिम सूरी को तलब कर लिया है, क्योंकि अप्रैल 2022 में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को बैरूनी साजिश करार देकर मुस्तरद करने और एक आईनी अमल को रोकने में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का मरकजी किरदार था, जो अपनी आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान खान को बचाने के लिए हर हद तक गए थे। ये पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। 3 अप्रैल 2022 को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास हुआ। दिन 12:10 पर कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ था, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वजीर कानून फवाद चौधरी को फ्लोर दिया। फवाद चौधरी ने 10 मिनट तकरीर करने के बाद 12:20 पर तहरीक अदम एतमाद को बैरूनी साजिश करार देते हुए इसे मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर, रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाल्लाह, और मामलात यहाँ तक आ पहुँचते हैं। ये फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहाँ पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? इसके अगले ही मिनट में 12:21 पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने स्पीकर असद कैसर की लिखी हुई रूलिंग पढ़ी और करारदाद मुस्तरद कर दी। फिर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई फरोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। असद कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। कासिम सूरी ने एक लम्हे के अंदर इतना बड़ा फैसला सुना दिया, मगर दिलचस्प बात यह थी कि जिस खत की बुनियाद पर कासिम सूरी ने रूलिंग देकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी थी और उसके नतीजे में कौमी असम्बली तहलील कर दी गई थी, कासिम सूरी ने उस वक्त वो खत देखा ही नहीं था, बल्कि खुद कासिम सूरी ने यह खत 9 अप्रैल 2022 को स्पीकर असद कैसर के इस्तीफे के बाद देखा था। 12 अप्रैल 2022 को यह बात उन्होंने खुद बताई। बहरहाल कासिम सूरी की रूलिंग के बाद अपोजिशन ऐवान में रह गई और हुकूमती अरकान चले गए और अगले 15 मिनट के अंदर अंदर 12:35 पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने टीवी पर आकर असम्बली तहलील करने का ऐलान कर दिया और सिर्फ आधे घंटे बाद ही सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील भी कर दी। मगर फिर कासिम सूरी की रूलिंग ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रूलिंग को गैर आईनी करार दे दिया। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से असम्बली तहलील करने को भी गैर आईनी करार दे दिया और कौमी असम्बली बहाल कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला जारी करते हुए लिखा कि हम पहले ही करार दे चुके हैं कि डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर के मुश्तरका इक़दामात ने पब्लिक एट लार्ज को बगैर किसी मुंतखब असम्बली और हुकूमत की हालत में छोड़ दिया और ये दोनों रियासत के 2 अहम तरीन आइनी सुतून हैं। इसलिए पाकिस्तानी अवाम का ये हक कि उनकी हुक्मरानी एक आईनी पार्लिमानी हुकूमत करे, इसकी नफ़ी कर दी गई। इस हक से उन्हें महरूम कर दिया गया। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आईनी अमल की पैरवी के बजाय वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर ने बादियों नज़र में गैर आईनी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करके अवाम को गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन के लिए मजबूर किया और इस तरह मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा कर दिया गया। हमारी राय में इन हालात में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से लिए जाने वाले इक़दामात ने बादियों नज़र में अपोजिशन जमातों और अवाम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। अदालती फैसले के मुताबिक एक अहम मसला जिस पर हुकूमती वकला ने अपने दलाइल दिए वो साइफर का पैगाम था जो एक पाकिस्तानी सफ़ीर की तरफ से 7 मार्च को वज़ारत ख़ारजा को भेजा गया। साबिक हुकूमत के वकला के मुताबिक साइफर से
से यह साबित हुआ है कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बैरूनी रियासत के कहने पर लाई गई। यहाँ इस बात को नोट किया जाता है कि समाअत के दौरान वकला की तरफ से अदालत को यह साइफर नहीं दिखाया गया, बल्कि इसका कुछ हिस्सा डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की हिमायत में जाहिर किया गया था। हमारे सामने हुकूमत के वकला ने यह दलाइल दिए कि साइफर ने संगीन नेशनल सिक्योरिटी के खदशात उठा दिए हैं और यह एक हतमी सबूत है कि बैरूनी अनासिर पाकिस्तान में कुछ लोगों के साथ मिलकर रजीम चेंज के जरिए पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को मजरू कर रहे हैं। और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपनी दानिस्त में साइफर के मवाद का इल्म रखते हुए एक गैर आईनी तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करके कौमी सलामती के बहरान को टाल दिया है। इसलिए इसी कौमी सलामती के दिफा में हुकूमती वकला ने सख्ती से यह दलाइल दिए कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मामले में अदालत मुदाखलत ना करे। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हम यहाँ तक तो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि अदालत के पास नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक हुकूमती फैसलों पर एक महदूद दायरा कार है, लेकिन हम हुकूमती वकला की दीगर बातों में ज़्यादा वजन नहीं देखते। अदालती फैसले के मुताबिक जब हुकूमत ने कौमी सलामती को अपने उस फैसले को बरकरार रखने के लिए एक दिफा के तौर पर लिया जो बादियुन नज़र में गैर आइनी फैसला है, तो हुकूमत पाबंद है कि वो अपने इस दिफा की हकीकत को साबित भी करे, और ऐसा करने के लिए हुकूमत को सबूत पेश करना होंगे ताकि वो कानूनी जाँच पड़ताल से बच सके। लेकिन यहाँ हुकूमत ने कौमी सलामती और बैरूनी मुदाखलत के दावे के दिफा का सारा केस सिर्फ एक साइफर पर रख दिया, जिसका मवाद न हमें दिखाया गया और ना ही कौमी असम्बली के अराकीन को दिखाया गया, जिन अराकीन पर यह इल्ज़ाम है कि वो इस बैरूनी साजिश में मुलव्विस थे। ना ही कोई दीगर सबूत हमारे सामने या कौमी असम्बली के सामने रखे गए, ना ही कौमी असम्बली के अराकीन के नामों की तफसीलात दी गई जिन पर साजिश और दीगर अराकीन या सियासी जमातों को तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने के लिए मुबैना लालच या जबर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। अदालती फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपोजिशन जमातों के अराकीन से मुतालिक जो तासुर दिया था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ साजिश में मुलव्विस हैं, और इस हवाले से उन्होंने जो तफसीली वजूहात बताई थी उनमें अबहाम है। डिप्टी स्पीकर की तफसीली वजूहात में इस बात का एतराफ़ किया गया था कि अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ इल्ज़ामात को तहकीकात की ज़रूरत है, और डिप्टी स्पीकर की इस ऑब्जर्वेशन से इस बात का एतराफ़ होता है कि जो मवाद उन्हें दिखाया गया था वो या तो नामुकम्मल था या फिर नाकाफ़ी था। ये बात इस चीज़ से भी ज़ाहिर होती है कि डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुख्तलिफ तारीखों का हवाला तो दिया, लेकिन पाकिस्तान से किसी शख्स का नाम तक नहीं लिया जो इस मुबैना साजिश में मुलव्विस थे। और मुमकिन है कि यही वजह हो कि डिप्टी स्पीकर ने इस हवाले से जामे तहकीकात की सिफारिश की ताकि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर कानून फवाद चौधरी के इस मौक़िफ़ की तस्दीक हो सके कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की मदद से बैरूनी साजिश चल रही थी। लेकिन 7 मार्च 2022 को साइफर मिलने के बावजूद इसमें मौजूद मालूमात की हुकूमत ने तहकीकात नहीं करवाई, और ना ही 28 मार्च और 31 मार्च को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में इस साइफर के मवाद की तरफ इशारा किया गया, और ना ही अपोजिशन जमातों के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात उनके सामने रखे गए। और ये सिर्फ उस वक्त हुआ जब 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक वोटिंग के लिए असेंबली में फिक्स हुई, तो वजीर कानून फवाद चौधरी ने पहली दफ़ा यह मामला कौमी असेंबली में उठा दिया और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से कहा गया कि वो तहरीक अदम एतमाद की आईनी हैसियत पर फैसला करें। अदालती फैसले के मुताबिक 2 अप्रैल को वजीर कानून फवाद चौधरी ने बयान दिया कि काबीना ने इस हवाले से कमीशन कायम करने की मंजूरी दी है ताकि मुबैना बैरूनी साजिश की तहकीकात करवाई जाए, और हुकूमत का यह फैसला खुद बादियुन नज़र में मौजूदा सबूत के नाकाफ़ी होने की तरफ इशारा करता है। इसलिए नाकाफ़ी मवाद की वजह से हम इस इस्तदा को मंजूर करने और इसके मेरिट पर फाइंडिंग जारी करने से कासिर हैं। अदालती फैसले के मुताबिक मुदाखलत से मुतालिक जो वाहिद मालूमात हमारे सामने मौजूद है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की राय है कि एक बैरूनी रियासत पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश कर रही है, लेकिन ना ही डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और ना ही उनके तफसीली वजूहात ये दावा करती हैं कि साइफर से यह जाहिर होता है कि अपोजिशन जमातों के किसी भी रुकन ने वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को घर भेजने के लिए किसी बैरूनी रियासत से राब्ता किया था, और इस हवाले से काबिल एतमाद सबूत की अदम मौजूदगी में अदालत हुकूमत का यह दिफा कबूल नहीं कर सकती कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से आइन के आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी को कौमी सलामती के नाम पर अदालती जांच पड़ताल से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालती फैसले के मुताबिक आर्टिकल 95 के तहत डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के पास 28 मार्च के बाद 7 दिन थे कि वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराते, जिससे उन्हें 4 अप्रैल तक वक्त मिला। इसलिए जब वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने 3 अप्रैल को साइफर से मुताल्लिक बात की तो डिप्टी स्पीकर के पास मौका था कि वो साइफर के मवाद और इसके असरात से मुताल्लिक कौमी असम्बली में बहस
करवाते, लेकिन किसी भी रुकन असेंबली को सुने बगैर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने सिर्फ वजीर कानून फवाद चौधरी के इल्जामात पर तहरीक अदम एतमाद को ही मुस्तरद कर दिया। और ऐसा करते वक्त डिप्टी स्पीकर ने न सिर्फ आर्टिकल 95 की शिकों को नजरअंदाज किया, बल्कि आर्टिकल 5 से मुतालिक भी रूलिंग दे दी, जो उनके दायरा कार से ही बाहर था। और यह बात इस मामले से अलग है कि अपोजिशन जमातों के उन अरकान को सुना ही नहीं गया जिन पर रियासत से गद्दारी के इल्जामात लगा दिए गए थे। और जहां तक स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने का मामला है, तो ना ही आइन और ना ही कौमी असेंबली के रूल्स स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियारात देते हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाबिल समात करार देकर एक रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर दें। आर्टिकल 95 और रूल 37 तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक मैंडेट देते हैं। और ये बात साफ हो जाती है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने और असेंबली के इजलास को ख़त्म करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी थी। वज़ीर कानून फवाद चौधरी की तकरीर के बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो आर्टिकल 95 और रूल 37 के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर वोट कराते, या वज़ीर कानून की तरफ से उठाए गए पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बहस कराकर फिर वोटिंग की तरफ बढ़ते। लेकिन डिप्टी स्पीकर की तरफ से ये दोनों तरीके कार ही नहीं अपनाए गए और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद ही मुस्तरद कर दी। डिप्टी स्पीकर ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया और अपनी जिम्मेदारियों की नफी की। डिप्टी स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी की और उनकी तरफ से जो आइन के आर्टिकल 5 की तशरीह करने की कोशिश की गई वो भी उनके दायरा कार से बाहर था। अदालती फैसले के मुताबिक जब यह पता चल गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में कोई कानूनी असर नहीं था, तो इस बात का जायजा लेने की जरूरत है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को पार्लियामेंट तहलील करने की एडवाइस दे सकते थे या नहीं। अदालती फैसले के मुताबिक आर्टिकल 58 जो असेंबली तहलील करने से मुताल्लिक है, उसकी तशरीह वज़ीर आज़म को उस वक्त सदर को असेंबली तहलील करने की एडवाइस से रोकती है जब पहले से ही वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद आ गई हो। ये तशरीह वाज़े है और ये वज़ीर आज़म की असेंबली तहलील करने की ताकत को उस वक्त रोकती है जब कौमी असेंबली में उन पर एतमाद का मामला चैलेंज हो चुका हो। इसलिए वज़ीर आज़म की सदर को असेंबली तहलील करने की एडवाइस आइन की इस तशरीह की खिलाफ वर्जी थी और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। अब चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का असेंबली तहलील करने का फैसला भी अपनी आइनी हैसियत खो देता है। जिसके बाद अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, वज़ीर आज़म की एडवाइस और सदर की तरफ से असेंबली तहलील करने के फैसले को गैर आइनी करार दिया और कौमी असेंबली को बहाल कर दिया। इसके अलावा जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खैल ने अपने इजाफी नोट में लिखा था कि ये रिकॉर्ड पर है कि 8 मार्च 2022 को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी तादाद में अरकान कौमी असेंबली ने करारदाद जमा कराई और यह तादाद कौमी असेंबली की मजमूई तादाद के 20% से काफ़ी ज़्यादा थी, जो आइन के आर्टिकल 95 की शिक 1 के तहत दरकार होती है। क्योंकि इस करारदाद को स्पीकर की तरफ से मंजूर किया गया था, इसलिए स्पीकर की आइनी जिम्मेदारी थी कि वो आर्टिकल 95(2) में बताए गए वक्त के मुताबिक उस पर वोटिंग कराते। यह आर्टिकल कहता है कि कौमी असेंबली में करारदाद पेश होने के बाद 3 दिन से पहले और 7 दिन के बाद इस करारदाद पर वोटिंग नहीं कराई जा सकती, यानी तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन और 7 दिन के दरमियान वोटिंग कराना जरूरी था। मगर स्पीकर ने बगैर किसी वजह के वोटिंग में ताखीर की और आखिरकार इस करारदाद को नाकाबिल कबूल करार देकर मुस्तरद कर दिया, जो कि आइनी तकाज़ों के खिलाफ है। इजाफी नोट के मुताबिक एक बार जब करारदाद को पेश करने की इजाज़त दी जाती है तो फिर इस पर वोटिंग कराना लाजमी होता है। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करके वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उन्हें हासिल ही नहीं था और उनका ये एकतरफा कदम गैर आइनी और गैर कानूनी है। एक बार जब कोई मामला वोटिंग के लिए मुकर्रर होता है तो फिर स्पीकर को इख्तियार ही नहीं होता कि वो वोटिंग से गुरेज करे या फिर वोटिंग कराए बगैर करारदाद को मुस्तरद कर दे। ये तन्हा ही एक ऐसा अमल है जो आइन से मावरा है और इस अदालत की मुदाखलत का तकाजा करता है। जैसे मज़हर आलम मियाँ खैल ने मज़ीद लिखा कि आइन कहता है कि इख्तियार का इस्तेमाल एक मुक़द्दस फ़र्ज़ है और यह इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम इस मुक़द्दस फरीज़े के खिलाफ वर्जी करके सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, स्पीकर असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालने से रोका। आइन की ऐसी सरीह खिलाफ वर्जी के नताइज होंगे और कानून को अपना रास्ता लेना होगा। इजाफी नोट में मजीद लिखा है कि यह भी मुशाहिदा किया गया कि डिप्टी स्पीकर की तरफ से तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से लेकर सदर की जानिब से कौमी असेंबली तहरील करने तक ये तमाम इक़दामात मामूल के ज़ाब्ते के तहत नहीं किए गए, बल्कि ये तमाम इक़दामात आइन के साथ जालसाजी करके तहरीक अदम एतमाद को शिकस्त देने के लिए पहले से की गई मुशावरत और गौर खौस का नतीजा थे। लिहाजा मेरी समझ के मुताबिक आइन का आर्टिकल 5 जो आइन की ताबेदारी से मुताल्लिक है, इसी आर्टिकल का हवाला देकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। ताहम ऐसे इक़दामात पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होता है या नहीं, इसका तयन
पार्लियामेंटेरियंस पर छोड़ा जाता है कि आया वो इस तरह के गैर आइनी इक़दाम के लिए दरवाजे खुले छोड़ते हैं या फिर मुस्तकबिल में ऐसे गंद को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम लेते हैं। ये वो अहम फैसला था जो दिया गया था। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा एक और अहम केस का। जनरल फैज़ हमीद का जवाब भी आज आया सुप्रीम कोर्ट में और आज बहस भी हुई। बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम पेशरफ सामने आई है। जनरल फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर इरफान रामे और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड अनवर कासी के तहरीरी जवाबात के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला महफूज कर लिया है और समाअत के दौरान उठाए गए सवालात पर तमाम फरीक़ैन को 3 हफ्ते के अंदर मुख्तसर जवाबात जमा कराने की हिदायत कर दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना आखिरी फैसला सुनाएगी। आज की समाअत के दौरान जो अहम कानूनी नकात उठे हैं उनमें सबसे अहम नुकता यह था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जनरल फैज़ हमीद और दीगर पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जनरल फैज़ हमीद समेत अफसरान और ओहदेदारान इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में क्या किया जाए? सच कौन बोल रहा है? इसकी तहकीकात कैसे की जाए? आज जब सबसे पहले ये मामला उठे तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने अदालत को बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऑर्डर को कलअदम करार दिया जाए क्योंकि इस ऑर्डर में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात ही नहीं की गई। और हामिद खान के इस नुक्ते पर अटॉर्नी जनरल के माविन ने भी इत्तफाक किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने हामिद खान से सवाल किया कि अगर इंक्वायरी के बाद ये साबित होता है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने गलत इल्ज़ामात लगाए हैं तो फिर क्या होगा? तो हामिद खान ने जवाब दिया कि फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी ठीक होगी। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि इस हवाले से इंक्वायरी कौन करेगा, कि इस मामले को दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जा सकता है? तो हामिद खान ने जवाब दिया कि जी, इस मामले को दोबारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जा सकता है। How do we proceed further? How would you plead your case now? What should we do if we just want to hear your point of view on this? It's a simple case where the whole order should be quashed because it was based upon a report which was not based upon inquiry. So what they needed to do is inquire into the matter. How should they inquire into the matter? By holding a factual inquiry on the allegations that were there. Was any factual inquiry held? Never. Yeah, That's my private. This is an admitted fact. It's a fact. Where is it? Is this admitted fact? Is this true or false? Oh my lord, उनकी एलिगेशन की नहीं की गई जो कि नहीं, बस ये पूछ रहे हैं. It's being conceded by the Attorney General that there was no factual inquiry. Okay. Now, moving ahead, what can we do? Declaring the inquiry, the report of the Supreme Judicial Council as unconstitutional, void. The allegation that you make now, yes, is established to be false after the inquiry. After the inquiry, yes. Should you have been removed? Then can be yes. Okay. And then that No. Now I reverse it. Yeah. If after inquiry it transpires that the allegation that you leveled was true, yes, they may say you still should be removed because you went public, or no, you should not be, but your emphasis is on the fact that one way or the other inquire into the matter. Am I correct in understanding that? Now because you had leveled initially allegations without making anyone a party, so we wanted to hear what the persons against whom the allegations had been made, what would they say? They may come and say, yes, I did so, but there was nothing wrong in it, or simply say, yes, I did it. But the matter can't end now because they're saying, no, this is all false. So who will ascertain the truth of the matter? The Supreme Judicial Council ought to have done that. My position is. Now your lordship is. जरा मैं solution भी बता देना साथ साथ. We're looking for how to solve this riddle. इसका simple जवाब है सर. Solution ये है Yes. सर कि let this order of the president and the report may kindly be quashed and a commission may be appointed to ascertain the truth. How, under what law will we do that? This honorable court can always do so. No, they can't. To ascertain the truth about the matter. No, it can't be remanded to the Supreme Judicial Council. Sir, is that a possibility or it's not?
It can be, yes. It can be, yes. इसके बाद जब जनरल फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे के वकील ख्वाजा हारिस से इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस नहीं भेजा जा सकता। शौकत अजीज़ सिद्दीकी को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर निकाला गया है और अगर सुप्रीम कोर्ट यह करार देती है कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने तकरीर करके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की तो इससे यह बात साबित नहीं होगी कि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो दुरुस्त हैं, बल्कि सिर्फ शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी का मामला हल होगा। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आप नहीं जानना चाहते कि इस मामले के पीछे क्या हकाइक हैं, कौन सच कह रहा है, तो ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ऐसा इस केस में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खुद नोटिस ले सकती है या कोई और एक्शन कर सकती है। ख्वाजा साहब आप क्या कहते हैं इस पॉइंट पे? नहीं, लेट्स सी, ख्वाजा साहब इज senior counsel, let's see what his view is. Can we remand the matter to the Supreme Judicial Council or we can't? My Lord, may I very humbly make a submission? It cannot be done because now there is nothing for the Supreme Judicial Council to inquire into because the petitioner's tenure has already expired. He is no longer, it goes back, he would no longer be a judge to be considered for purposes of removal, which is the function of the Supreme Judicial Council. So it does not fall within the functions of the Supreme Judicial Council at this stage. This is what my very humble submission. So what is the solution? None? This matter requires the determination or No, not? let's suppose we, for sake of argument, don't take it amiss, that we set aside the order. Lordship. That means that that's implied in the order that all that he said, the judge, when he was a judge, was true. So you are condemned. Won't you be condemned? It doesn't imply that, my Lord. Why? Then you say everything I said was true, therefore the order was set aside. Yes. What he said, my Lord, so far as the allegations against specific persons are concerned, they came up for the first time before the Supreme Judicial Council. No, he's been saying it from day one. No, he hasn't. The specific allegations against persons, by naming them and naming the incidents also, they never figured in the speech, they never figured in the preliminary reply that was given to the Supreme Judicial Council. It was in the second reply, that additional reply that... No, but one way or the other, why didn't the Supreme Judicial Council say something on it? They could have asked him, say it on oath. Yes. What did the Supreme... I don't know, I called you to cross-examine him. I don't know, whatever way. I'll make a submission. What the Supreme Judicial Council did was, they asked for the then Chief Justice of Islamabad High Court for his reply on the allegations that were made by the petitioner vis-a-vis him. And he denied all those allegations. But it's one denial, I'm just making one assertion. Yeah. No, but more importantly, may I make a submission? I'd said that before also, and I'm trying to be as balanced. See, you can't just say because he's Chief Justice, I believe him, and because he's a simple judge, I disbelieve him. The sole ground on which the matter against the petitioner could have been sustained, this order can be sustained, is if this honorable court comes to the conclusion that that speech per se was sufficient for his removal because it came within the definition of misconduct. Are you suggesting a judge cannot give a speech to a bar counsel? No. What I'm making a submission. May I make a mistake? Irrespective of whether it was true or not what the petitioner said, irrespective of that, because it maligned the judiciary as a whole. How does it malign the judiciary? Let's go through the speech itself, if your lordship would. No, and it maligned the Army Institute, the armed forces. He is maligning you. No, not in the speech. In the speech, it is the armed forces, it is the judiciary. They are the judges of the Islamabad High Court. Suppose the allegations are true, then what will happen? Even then, the petitioner should not have gone public or made a speech before the bar. Why? He could have issued a contempt notice. Why are you saying he should not? Unless you can specify some violation of some law, constitutional provision. The code of conduct says something to... We refer to that provision, which says that judge cannot give a speech to the bar counsel or whatever. It's not a question of giving a speech, it is a question of giving a speech which maligns the judiciary. Exactly, it's the contents of the speech. Or which maligns any institution in the country. That is... Okay, now let us... Only that has to be held. And this is for the honorable court to decide whether that speech, irrespective of whether it is based on truth or otherwise, comes up to that standard of falls within this mischief or not. That is all.
as far as the inquiry part is concerned, that did not take place. So there were, and those specific allegations are not there in the speech. The order itself, when we read page 70, we read the conclusion, it is basically focused on the speech itself, which is said to be the reason why the removal is being ordered. This honourable bench comes to the conclusion that in this matter, irrespective of the contents of the inquiry itself, the speech itself, and that it was made publicly addressed to a bar association, which was then, this is fine, this is all right, this does not amount to misconduct, then the order that this honorable court has to pass, the way to move forward, is to exonerate him of the charges of making a speech which does not come within the ambit of misconduct. It does not imply that whatever he said was true. This particular list would come to an end with the petitioner being exonerated of the charges, the order being set aside, the recommendation being quashed, and he gets whatever he gets. As a senior lawyer, would you not want to know the truth of the matter, that the petitioner is telling the truth or your client is telling the truth? Just as you have invested your life in this profession. Yes, what would you not want to know the truth of the matter? This is exactly what I'm saying. I am with your lordship on that. How will you get to it? What I'm saying is that not in this list, not in the case before how do we do it? That your lordship takes suo motu action or takes some other action by not any. अहम बात यह है कि ख्वाजा हारिस ने यह तस्लीम भी किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत अली सिद्दीकी के इल्ज़ामात पर कोई इंक्वायरी नहीं की। फिर जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी, जनरल फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे के वकला को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अटॉर्नी जनरल को भी सुना, जिन्होंने अदालत को जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन के 2 रुकनी बेंच के एक फ़ैसले का हवाला दिया और कहा कि इस फैसले में करार दिया गया था कि अगर जज रिटायर हो गया या इस्तीफ़ा दे दे तो इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि इस फैसले के खिलाफ हुकूमत ने अपील दायर की है, उस अपील को इस केस के साथ लगाया जाए और मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजने से मुताल्लिक कुछ रुकावटों को अगर दूर करना है तो 2 रुकनी बेंच के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट को कलअदम करार देना होगा। इस केस की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना तहरीरी हुक्मनामा लिखवाया, जिसके मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे को नोटिस दिया गया। ख्वाजा हारिस पेश हुए और इल्ज़ामात पर जवाब जमा कराए। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना जवाब जमा कराया। साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ ने भी जवाब जमा कराया। हमने एडवोकेट हामिद खान को भी सुना और अटॉर्नी जनरल को भी सुना। अदालती कार्रवाई में उठाए गए सवालात पर फरीक़ैन तहरीरी जवाब जमा कराएं। हुक्मनामे के मुताबिक क्या इस केस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी की? अगर इंक्वायरी आईन और कानून के तहत नहीं हुई तो इसका क्या नतीजा होगा? शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 30 जून 2021 को 62 साल थी। अब शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील मंजूर हुई तो क्या रिलीफ दिया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मामला दोबारा भेज सकती है? काउंसिल कार्रवाई की ज़रूरत नहीं तो क्या जज की तकरीर बजाते खुद कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं? फरीक़ैन इन तमाम सवालात का 3 हफ्तों में जवाब जमा कराएं और अगर ज़रूरत समझी गई तो मज़ीद अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। यानी 3 हफ्तों के अंदर तमाम फरीक़ैन को जवाब जमा कराने हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना महफूज फैसला सुनाएगी। अहम बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद ने शौकत अली सिद्दीकी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है, मगर इस हवाले से जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी ने द न्यूज़ कैरियर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से बात करते हुए दावा किया है कि उनके पास मुलाकात के शवाहिद हैं। वो मुलाकातें जो जनरल फैज़ हमीद ने शौकत अली सिद्दीकी से उनके घर पर की थी। आज के प्रोग्राम में इतना याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।